ओके स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था आपको याद ही होगा। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक की बात की थी, किसकी, कि डिमांड बेसिकली क्या है। और हमने दो टाइप के डिमांड सीखी थी, एक बताया था इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, एक पढ़ा था आपने किसके बारे में, एक पढ़ा था आपने मार्केट डिमांड के बारे में। ठीक है, दो डिमांड पढ़ी थी आपने, एक पढ़ा था आपने इंडिविजुअल डिमांड, एक पढ़ा था आपने मार्केट डिमांड। ओके, सो बेसिकली आज हमें सीखना क्या है, आज हमें बात करनी है लाइक फॉर एग्जांपल आप कभी भी मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाने के बाद जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने की बात करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच होवर्स अराउंड योर हेड, कि भाई ये चीज मुझे लेनी है। तो पहले आप अपनी इनकम के बारे में सोचते हो, आप प्राइस के बारे में सोचते हो, आप क्वालिटी के बारे में सोचते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनके बारे में आप चीजें दिमाग में चला रहे होते हो, दिमाग में लगातार क्या कर रहे होते हो, उनके बारे में सोच रहे होते हो। तो बेसिकली आज स्टूडेंट्स हमें वही बात करना है एक फॉर्मलाइज्ड वे में, कि जब आप मार्केट में जाओगे, मतलब जब कोई भी कंज्यूमर मार्केट में जाएगा, तो वो किसी भी कमोडिटी को खरीदने से पहले कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके दिमाग में चलती हैं, जो वो सोचता है किसी चीज को बाय करने से पहले। सो इसे आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कह लें, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इसे या फिर हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। दोनों में से जो भी नाम आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सप्लेन थ्री फैक्टर्स ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन दिस फैक्टर ऑफ डिमांड। ठीक है, तो या तो डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ आ सकता है, अगर डिटर्मिनेंट्स नहीं लिखा हुआ आएगा तो क्या हो सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो बी रेडी फॉर बोथ ऑफ देम, कि एग्जाम में जो है करमजीत कुछ भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही लिखा हुआ आएगा या यही लिखा हुआ आएगा। ऐसा हो सकता है हजरा कभी डिटर्मिनेंट्स पूछ ले, या कभी आपको राइट डाउन किया हो क्या चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी, दोनों में से कुछ भी। अब जब हमने ये बात की थी कि जो डिमांड है, डिमांड दो टाइप की है, एक मार्केट डिमांड, एक इंडिविजुअल डिमांड। सो अगर मार्केट डिमांड है चाहे इंडिविजुअल डिमांड है, तो उनके जो डिटर्मिनेंट्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ऑफ कोर्स मार्केट में इंडिविजुअल के फैक्टर्स तो आ ही जाएंगे, मार्केट में इंडिविजुअल के फैक्टर्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या है, इसके साथ साथ में जो आपके मार्केट की कुछ अलग सेपरेट फैक्टर्स हैं वो भी आएंगे। तो आपने ये भी चीज याद रखनी है। अब गुड मॉर्निंग हजरा, देखो है क्या, जब मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, पहले तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये डालें कि हमने क्या कहा कि दो तरीके के बेसिकली फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे। कौन कौन से, ठीक है, एक होंगे जो हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, एक क्या होंगे, एक होंगे जो इंडिविजुअल डिमांड के। स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड का मतलब पता है क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मतलब है आपके अकेले के लिए, कोई एक कंज्यूमर जो ले रहा है। तो जो एक कंज्यूमर लेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। जो एक कंज्यूमर, जैसे कि आप खरीदने जा रहे हो तो वो इंडिविजुअल डिमांड है। ठीक है, कोई और खरीदने जा रहा है तो वो क्या है, वो भी इंडिविजुअल डिमांड है। तो इंडिविजुअल डिमांड के हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास दूसरे कौन से हैं, मार्केट डिमांड। ओके, तो दो तरीके से हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हो सकते हैं और हमारे पास मार्केट डिमांड के फैक्टर्स हो सकते हैं। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिनसे हमारी डिमांड जो है वो क्या होती है, फॉर्म हो सकती है। चलो पहले वन बाय वन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इंडिविजुअल और मार्केट इन दोनों के फैक्टर्स को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करके लिख रहा हूँ, इसको आपने हमेशा याद रखना है प्लीज। ठीक है, इसको किसी भी केस में आपने नहीं भूलना, ना ही इंडिविजुअल के केस में और ना ही मार्केट के केस में। ठीक है, ना ही इंडिविजुअल के केस में, गुड मॉर्निंग जयंत, ना ही इंडिविजुअल के केस में, ना ही मार्केट के केस में, किसी भी केस में नहीं भूलना। कि कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ऑल अदर determinants
of demand except price of its own commodity will be termed as other factors। स्टूडेंट्स ये चीज आपने अच्छे से दिमाग में बैठानी है और आपने इस चीज को नहीं भूलना है कि अगर प्राइस कमोडिटी के खुद के प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे उस हर वो फैक्टर को अदर फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, जैसे जब आप कोई सामान लेने गए, कोई भी मार्केट में कमोडिटी लेने गए, तो जो कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, जो भी कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो यश, वो कमोडिटी का एक प्राइस होगा। जैसे कि आप यश मान लो शर्ट लेने गए तो शर्ट का एक प्राइस होगा, लेकिन शर्ट के अलावा क्या होगा, शर्ट के अलावा और भी सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और भी सारे फैक्टर्स होंगे, तो वो सारे फैक्टर महक जो शर्ट के अलावा होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, उन सब को हम अदर फैक्टर्स बोलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो शर्ट आप बाय कर रहे हो उसका एक प्राइस होगा, 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। ठीक है, तो उस शर्ट के अलावा जो भी बाकी अदर फैक्टर्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे अदर फैक्टर्स। ये आपने नहीं भूलना। ठीक है, अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में डाला जाएगा उनको। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि डिमांड जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है हमारी, किस किस पे, मतलब डिमांड दो टाइप के, इंडिविजुअल मार्केट। ठीक है, अब हमें बात करनी है इंडिविजुअल डिमांड या फिर मार्केट डिमांड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी को छोड़ करके स्टूडेंट्स हर फैक्टर को अदर फैक्टर माना जाता है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज को ध्यान से समझो और इसीलिए इसको एम्फसाइज कर रहा हूँ कि प्राइस को छोड़ के ऑल अदर फैक्टर्स विल बी नोन एज अदर फैक्टर्स। ठीक है, यश समझ में आया, यश समझ में आया, शिवम क्लियर है, स्टूडेंट जल्दी रिप्लाई करो, हजरा क्लियर है, याशिका क्लियर है, ओके चलो, तो ये बात तो यहां तक समझ में आ जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं जरा। ओके करमजीत, आगे बात करते हैं। अब पहले हम इंडिविजुअल के फैक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स की। ठीक है, तो पहले इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स देखते हैं। कि इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स क्या है। मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या कहा, एक तो सबसे पहला कौन सा होगा, एक होगा प्राइस। प्राइस के अलावा दुनिया में जितने भी फैक्टर्स है डिमांड के उन सबको अदर फैक्टर्स मान के चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ना अलग से, आप याद रखना, एक अलग से ही अदर फैक्टर जब हम पढ़ेंगे तो लिस्ट बना के चलेंगे, आपको याद रहना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज जो मार्केट में जाकर के कंज्यूमर के डिमांड को डिटरमिन करती है। ठीक है, करमजीत एक क्वेश्चन का आंसर देना। मान लो आप मार्केट में गए, आपको एक लैपटॉप बाय करना था और करमजीत लैपटॉप आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सेलर से पूछते हो वो क्या होता है करमजीत? करमजीत सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सेलर से पूछते हो, याशिका, युवराज, कोई भी, राइट, बिल्कुल सही बात है करमजीत, प्राइस। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है, सबसे पहला वो क्या है, वो है प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी।
सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी या प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो भी बोल सकते हैं आप, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी या प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। क्योंकि स्टूडेंट कोई चीज कितनी भी पसंद हो आपको, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स कोई भी चीज कितनी ही ज्यादा क्यों ना पसंद हो आपको, लेकिन सबसे पहली जो चीज आप सेलर से जाके पूछेंगे वो क्या पूछेंगे कि भैया कितने का है, क्योंकि जब तक आपको उसका प्राइस नहीं पता तब तक आपको अपनी एबिलिटी का नहीं पता। मैंने आपसे डिमांड वाली प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब सिर्फ विश रखना नहीं होता, तुम किसी चीज को खरीदना चाहते हो प्लस तुम्हारी एबिलिटी है। और मैंने बताया था कि एबिलिटी कौन फॉर्म करता है, एबिलिटी फॉर्म करता है उसका महक कौन, उसकी प्राइस। प्राइस से पता चलता है मुझे करमजीत कि मैं उसको खरीदने के रॉबिन एबल हूं या एबल नहीं हूं, राइट यश, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, प्राइस। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना एक चीज आपने समझनी है बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंटली एक चीज समझनी है। आप एक बात को सोच के मुझे आंसर करो, करमजीत एक चीज को आंसर करो, महक एक चीज का आंसर करो। सपोजिटली मैं एट द मोमेंट, मैं नितिश, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लाइक मैं बात कर रहा हूं से महक से, अगर इन केस मैं जब मैं नितिश बात कर रहा हूं महक से, अगर इस केस के अंदर, इस केस के अंदर मान लो अभिषेक बीच में बोलने लग जाए, या फिर करमजीत बोलने लग जाए, या फिर रॉबिन बोलने लग जाए, या फिर यश बोलने लग जाए, या फिर याशिका बोलने लग जाए, क्या उस केस में महक मेरी और आपकी बात प्रॉपरली हो पाएगी? महक क्वेश्चन का आंसर करो। नहीं हो पाएगी। अब वो हो क्यों नहीं पाएगी करमजीत, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं महक से और बाकी जो और अदर लोग भी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी कॉन्वर्सेशन को लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि जब मैं इनसे बात कर रहा हूं तो मैं बाकी बच्चों को बोलूंगा तुम शांत हो जाओ, राइट, तुम क्या हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, क्योंकि तुम शांत होगे तभी काम चलेगा, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया, क्लियर है। सो इसका मतलब ये है कि जब स्टूडेंट आप किसी एक फैक्टर की बात करते हो तो उस टाइम पे आप सिर्फ एक फैक्टर की बात करोगे, आपको बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्राइस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमने प्राइस में अदर फैक्टर रख दिया। सबसे पहली बात हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका मतलब मैंने क्या करा है, इसका मतलब करमजीत मैंने बाकी बच्चों को कहा कि यार वन बाय वन बात करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है, आप लोग शांत हो जाओ, एक एक करके मैं बात करता हूं, तो आप लोग शांत हो जाओ, एक एक करके मैं बात करता हूं। इसका मतलब महक को छोड़ के सारे स्टूडेंट्स को मैंने कर दिया शांत, तो इसलिए हम कहते हैं कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। हर डिटर्मिनेंट जो आप लिखोगे, हर डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहली जो लाइन आप लिखोगे वो यही लिखोगे, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कि जितने भी और फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। मैं प्राइस पढ़ रहा हूं तो बाकी फैक्टर कांस्टेंट, कोई और फैक्टर पढ़ूंगा तो प्राइस भी कांस्टेंट, मतलब एक टाइम पे आप सिर्फ एक फैक्टर की स्टडी करते हो। तो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब प्राइस के साथ रिलेशनशिप क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, एन इनवर्स relationship between price and quantity demanded, ठीक है। वो कह रहा है कि एक ना इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है किस किस के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको बहुत ऐसे ही पता है, इट्स नॉर्मल, कि अगर प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर स्टूडेंट्स प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे बहुत जो इंपॉर्टेंट नोट करनी है आपको, वो ये नोट करनी है यश,
कि देखो जब प्राइस बढ़ता है करमजीत तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स कई बारी ऑफ्टनली इसको याशिका वाइस वर्सा लिख देते हैं। हजरत जिस केस में आपने इसको वाइस वर्सा लिखा तो आपने ये चीज जो स्टेटमेंट लिखी है वो मैं क्या करी है, आपने गलत लिखी है। मतलब प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। अगर आप ऐसा कर रहे हो अभिषेक, ठीक है, तो ये आप गलत कर रहे हो। आप गलत क्यों कर रहे हो उस बात को समझो शिवम। ऐसा है बेसिकली, अगर मैं इस बात की बात करूं तो देखो वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, आपने कहा प्राइस बढ़ेगा तो ना क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब करमजीत अगर मैं वाइस वर्सा की बात करूं तो वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर क्वांटिटी डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा। मतलब जस्ट उसका उल्टा, मतलब मैं वेरिएबल्स को चेंज कर रहा हूं। तो ये चीज मतलब जब आप प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड कम कर रहे हो तो उस केस में वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी क्वांटिटी डिमांड कम होगी तो मेरा प्राइस बढ़ जाएगा। ये होता है वाइस वर्सा कि वेरिएबल को करमजीत पूरा चेंज कर देना। लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स नहीं होता। अगर किसी चीज की मार्केट सिनेरियो को अकॉर्डिंगली देखूं, मार्केट को कॉन्टेक्स्ट में रख के देखूं, अगर किसी चीज के जो क्वांटिटी है वो कम हो रही होंगी तो उसके प्राइसेस बढ़ नहीं जाएंगे। मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाने पे प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि लोग नहीं खरीद रहे, हम ऐसा क्या खरीदे, हम ऐसा क्या करें कि लोग खरीदे, तो वो प्राइसेस को डाउन कर देते हैं। प्राइसेस को बढ़ाया कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने याद रखना है स्टूडेंट, वाइस वर्सा लिख के कभी नहीं आना है। वाइस वर्सा लिख के आओगे तो आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा आपने नहीं लिखना। तो हमने क्या कहा, तो हमारे हिसाब से प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड फॉल्स एंड पूरी स्टेटमेंट लिखनी है आपको। एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड राइजेस, आपका क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा स्टूडेंट, राइज करेगा। अब स्टूडेंट एक बात और, अब स्टूडेंट एक बात और, एक बात ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी डिमांड फॉल्स और क्वांटिटी डिमांड राइज, आप स्टूडेंट एक बात यहां पे ध्यान रखेंगे, इसे फॉल इसे राइज ही यूज करना, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं यूज करना। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, क्वांटिटी डिमांड जो है प्राइस पर डिपेंड करती है, पर प्राइस क्वांटिटी डिमांड पर डिपेंड नहीं करता, सही है, ठीक है। तो फॉल्स की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो अजरा, विच इज कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। एक और वर्ड यूज कर सकते हो जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और राइजेस की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप एक्सपैंड कहते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स डू नॉट राइट इंक्रीज और डिक्रीज। अभी लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा कि मैं करमजीत इंक्रीज और डिक्रीज यूज करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं प्राइस के केस में। बट फिलहाल आपने याद रखना है कि फॉल्स और राइजेस या कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपैंड्स जिसे यूज करना है। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, यहां से मुझे एक जनरल आइडिया मिल गया किसके बारे में, कि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है, अब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो, ठीक है। अब इसका जरा ग्राफ बना के देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम क्या प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स हम प्लॉट कर रहे होते हैं प्राइस। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, एक्स पे कौन सा वेरिएबल आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं ग्राफ के रूल्स के अकॉर्डिंग चलूं तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे करमजीत क्या आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोनों में फर्क क्या होता है, एक्स मतलब ये एक जनरल ग्राफ बनाने का रूल है कि अगर तुम एक्स ले रहे हो तो एक्स पे तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाओगे, और अगर तुम वाई ले रहे हो तो वाई पे तुम डिपेंडेंट वेरिएबल लोगे। अगर मैं इस थ्योरी को फॉलो करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बुक में मेंशन नहीं है, इसे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगले साल ही प्रोफेसर आपसे पूछने वाले हैं ये बात कि भाई ये चीज बताओ, ये चीज कैसे होती है। तो देखो, तो हम कहते हैं x पे इंडिपेंडेंट है, y पे डिपेंडेंट है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है
वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, और जो हमारे पास प्राइस है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। राइट करमजीत, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं याशिका देखूं तो इसके अकॉर्डिंग हजरा क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जबकि जो प्राइस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। चलो इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन अगर इस चीज को याशिका आप ध्यान से नोटिस करो तो महक, एक्चुअली में तो जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट है ना। एक्चुअली में मैं देखूं तो क्वांटिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि प्राइस के चेंज से क्वांटिटी में चेंज आता है। हजरा बात समझ में आ रही है? करमजीत बात समझ में आ रही है? यश, याशिका बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, या तो ये रूल गलत है या तो जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है वो गलत हो सकता है। भाई या तो ये रूल गलत हो गया या तो जो ग्राफ हमने प्लॉट किया वो गलत हो गया। कैसे? क्योंकि अगर आप ये कहते हो, अब अगर आप ये कहते हो कि सर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका मतलब आप y मतलब प्राइस को डिपेंडेंट बता रहे हो, क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट। जबकि जो हमने ऊपर स्टेटमेंट ये वाली यूज करी स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी है जो वो डिपेंडेंट है। तो ये चीज आ रही है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज है, उसको ध्यान से समझो। स्टूडेंट जो ये ग्राफ बनाया जाता है, ये बनाया जाता है किसको ध्यान में रख के, ये ग्राफ स्टूडेंट्स बनता है हमारा रियल मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रख के। हम बात यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करते हैं रियल मार्केट की, रियल वर्ल्ड की। हमने कहा ना इकोनॉमिक्स रियल वर्ल्ड को समझाने के लिए ही छोटे छोटे मॉडल्स देता है, जिससे कि आप रियल वर्ल्ड की जो फंक्शनिंग है, इकोनॉमिक फंक्शनिंग, उसको समझ सके। तो मैं रियल मार्केट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान से सोचो, रियल मार्केट में क्या होता है। रियल मार्केट में ये होता है, जैसे ही आप मार्केट में जाते हो, आप सेलर से ये बोलते हो कि भाई साहब मेरे को, एग्जाम्पल है, मेरे को 5 किलो क्या चाहिए, अनियन चाहिए। वो कहेगा कि ठीक है सर 5 किलो अनियन के आप मुझे दे दो, से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए, ठीक है, 50 INR, ओके, इंडियन रुपीज, INR इज इंडियन रुपीज। आपने बोला अच्छा एक काम करो भाई साहब मुझे ये बताओ, अगर मैं 10 किलो लूंगा तो क्या रेट लगेगा। वो कहेगा अच्छा 10 किलो लोगे तो भैया 45 रुपीज के हिसाब से लगा दूंगा। आपने का पूरा कट्टा लूंगा, और एक कट्टे में से एग्जाम्पल, एक कट्टे में कितना आता है, एक कट्टे में से एग्जाम्पल 50 किलो आता है, तो आपने बोला 50 किलो लूंगा कट्टे के हिसाब से, तो उसने बोला भैया एक कट्टा जो है वो लग जाएगा 30 INR का। मतलब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक बात देखना, ये चीज मैं बता नहीं रहा, ये चीज आप मार्केट में अप्लाई करके देखना। जैसे जैसे ना आप अपनी क्वांटिटी मार्केट में चीजों की बढ़ाते हो, वैसे वैसे उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम। एंड दैट इज द रीजन होलसेल बिजनेस एग्जिस्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो होलसेलर्स तो बर्बाद हो जाते। होलसेलर्स और रिटेलर में फर्क क्या है, होलसेलर बहुत बल्क में खरीदता है, तो जब वो बल्क में खरीदता है तो उसको सस्ता पड़ता है। रिटेलर क्या करता है करमजीत, उससे कम बल्क में खरीदता है तो उसको उससे कम सस्ता पड़ता है। और हम क्या करते हैं, हम ऑलमोस्ट नाक के बराबर बल्क में खरीदते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदते हैं, इसलिए रेट हमें कंपैरेटिवली क्या आते हैं, महंगे। करमजीत बात समझ में आई? स्टूडेंट सबको बात समझ में आई? हजरा, महक, अनुज, आशिमा बात समझ में आई? मार्केट में जब तुम क्वांटिटी को बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में तुम्हारे प्राइसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ये जो ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ इस थ्योरी को पूरी तरीके से प्रूव करता है, क्योंकि ये जो हमने ग्राफ पे एक्सिस पे प्लॉट किया, एक्स और वाई एक्सिस पे, वो किसको ध्यान में रखा, वो हमने एक रियल मार्केट सिनेरियो को ध्यान में रखा। तो रियल मार्केट सिनेरियो में जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है। आप जाते हो कहते हो हाँ भी मुझे इतनी क्वांटिटी लेनी है, बता प्राइस क्या होगा, तो मतलब प्राइस क्या हो जाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट, ये चीज में कंफ्यूज नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे बात कर लेते हैं। फिर आपने ये पढ़ा कि भाई अब प्राइस और क्वांटिटी से एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, मान लो प्राइस था हमारे पास एक कमोडिटी का ओपी, ठीक है, आपके पास प्राइस था ओपी और आप क्वांटिटी ले रहे थे इस कमोडिटी की ओ एक्स, ठीक है, प्राइस था ओपी, आप क्वांटिटी कितने ले रहे थे, आप क्वांटिटी ले रहे थे ओ एक्स। इट्स अ जनरल केस, एक जनरल सिनेरियो की बात मैं कर रहा हूं आपसे। मान लो प्राइस बढ़ गया, ओके, जो प्राइस है वो बढ़ गया, ठीक है। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई प्राइस बढ़ेगा
तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ठीक है, प्राइस बढ़ा, हमने कहा प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई। तो ये प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो देखो आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, वो हो गई कम। ओके, कम कर दी हमने, ठीक है। दूसरे केस में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि व्हाट इफ प्राइस डिक्रीज हो जाए। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा तो स्टूडेंट्स जनरल आइडिया के प्राइस अगर डिक्रीज होगा महक, तो उस केस में क्वांटिटी क्या करेगी, उस केस में क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, तो दैट इज द जनरल केस स्टूडेंट्स, ठीक है, कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो आपको पता ही है। तो जरा इनके नाम दे देते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारे पास हो गया पी ए, और ये हमारे पास हो गया पी बी, और ये हमारे पास हो गया पी सी। सिमिलरली सी बी ए, अरे ऐसा कुछ नहीं है, इनको ए बी सी नाम देना है, 1 2 3 जो भी आपके मन में आए, जैसा भी नाम आए आप वो दे दो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक 3 पॉइंट्स आ गए। अगर स्टूडेंट हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, अगर स्टूडेंट्स हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो व्हाट वी विल गेट बाय ज्वाइनिंग दीज 3 पॉइंट्स, वी विल गेट आर डिमांड कर्व। स्टूडेंट ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आपके पास आया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके पास जो लाइन आई है स्टूडेंट, इसी लाइन को आप क्या कहते हैं, इसी लाइन को स्टूडेंट्स आप कहते हैं डिमांड कर्व। सो डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? Because as your price increases, your quantity demand decreases, while if your price decreases, your quantity demand expands or rises। ठीक है, प्राइस इंक्रीज करेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे समझ लेते हैं जरा हम। पहला केस था ये कि जहां पे मेरा प्राइस यहां से बढ़ के यहां पे आ रहा था, राइट, आप देख सकते होंगे, जिसमें मेरी क्वांटिटी यहां से कम होके यहां पहुंच गई थी। एक केस में क्वांटिटी बढ़ गई थी, किस केस में, जब वो चीज यहां से यहां मूव कर रही थी, ठीक है। तो मैं इसको, जो मेरा मेन ये वाला पॉइंट है, ये इस पॉइंट को मैं क्या मानता हूं, इस पॉइंट को सपोजिटली स्टूडेंट हम मान लेते हैं से पॉइंट ई मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं। एंड ये जो पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं से, ये पॉइंट हमारे पास जो है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं से एन, और ये जो हमारे पास नीचे पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं वी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ग्राफ में दो जगह मूवमेंट हो रही है, यश वो हजरा, दो जगह मूवमेंट क्या हो रही है, एक केस में मेरा ग्राफ ई पॉइंट से एन पॉइंट पे जा रहा है, और एक केस में मेरा ग्राफ ई पॉइंट से वी पॉइंट पे आ रहा है, दो जगह पे मूव हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या है, देखो ये वाला केस, आप ध्यान से ग्राफ को देखो, क्वांटिटी तुम्हारी यहां से लेके यहां तक थी, लेकिन जब तुम्हारा प्राइस बढ़ा तो करमजीत आपकी क्वांटिटी जो है वो यहां से केवल यहां तक रह गई। तो एक तरीके से आपकी डिमांड सिकुड़ गई, कम हो गई। आप ध्यान से ग्राफ को देखो, इतना था और इतने से सिर्फ इतना रह गया। सिकुड़ना क्या होता है, किसी का कम होना। तो अगर ग्राफ को ध्यान से देखो, यहां से यहां तक था, वो सिर्फ इतना रह गया, सिकुड़ गया, ठीक है। तो इसी को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, इसे बोला जाता है, इस पर्टिकुलर केस को कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कि डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अच्छा ये शो कैसे हुआ, ये शो हुआ है बाय मूविंग फ्रॉम ई टू एन। अगर हजरा मैं ई पॉइंट से एन पॉइंट पे जाऊं, तो ये अपवर्ड जा रहा हूं मैं या डाउनवर्ड आ रहा हूं, जल्दी से स्टूडेंट आंसर करो। अगर मैं ई पॉइंट से एन पॉइंट पे जा रहा हूं, तो मैं अपवर्ड मूव कर रहा हूं या डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं, स्टूडेंट्स जल्दी आंसर करें। ई पॉइंट से एन पॉइंट पे जाना अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट, राइट। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को मैं दूसरा किस नाम से बुला सकता हूं, उसको मैं बुला सकता हूं अपवर्ड मूवमेंट, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपवर्ड मूव कर रहे हो, बढ़िया, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं ई पॉइंट से वी पॉइंट पे मूव करता हूं, मतलब जब मेरा प्राइस कम होता है तो मेरी क्वांटिटी एक्स बी पे थी, एक्स बी से बढ़ के एक सी आ गई, मतलब एक तरीके से क्वांटिटी बढ़ गई, ये देखो बढ़ गई, आगे चली गई, एक्सपैंड हो रही है, फैल सी रही है। तो इस केस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इस केस को आप इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन
डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड। ओके, और अगर मैं इस चीज की बात करता हूं याशिका, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस केस में हमेशा क्या हो रहा है, ई पॉइंट से वी पॉइंट। अगर हमेशा आप ई पॉइंट से वी पॉइंट पे आते हो तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है? जल्दी आंसर करो। अगर आप ई पॉइंट से वी पॉइंट पे आते हो तो ये अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है? स्टूडेंट जल्दी आंसर करें। डाउनवर्ड, राइट। तो एक्सपेंशन इन डिमांड मतलब शो कैसे होगा यश? एक्सपेंशन इन डिमांड शो हो जाएगा आपके पास करमजीत डाउनवर्ड मूवमेंट से, राइट मैक? एक्सपेंशन इन डिमांड कैसे शो होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट से। मतलब प्राइस के केस में मेरा जो डिमांड कर्व है स्टूडेंट, वो दो तरीके से मूव करता है, या तो अपवर्ड मूव करता है या तो डाउनवर्ड मूव करता है, या तो अपवर्ड मूव करता है या तो डाउनवर्ड मूव करता है। स्टूडेंट्स जब इस पूरे केस को आप समेशन करते हो, ये वाला केस जो आपने लिखा, ये पूरा केस, अगर मैं इसको समझना चाहूं कि भाई इसको क्या बोलेंगे इस केस को, तो स्टूडेंट्स इसे इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है? इसे इकोनॉमिक्स में बोला जाता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस केस में आपकी जो मूवमेंट है वो डिमांड कर्व के अलोंग ही हो रही है। अलोंग कैसे? क्योंकि उसी में या तो आप ऊपर शिफ्ट हो जाते हो, उसी में या तो फिर आप नीचे को रोटेट कर जाते हो, या तो इसी में आप ऊपर मूव कर जाते हो, या तो इसी में आप नीचे मूव कर जाते हो। मतलब आप कोई अलग से डिमांड नहीं बना रहे, इसी डिमांड कर्व में। जैसे इस लाइक आप अपनी एक बिल्डिंग में रहते हो, कभी ऊपर फ्लोर पे जा रहे हो, कभी आप नीचे फ्लोर पे आ रहे हो, सो यू आर नॉट चेंजिंग द एंटायर बिल्डिंग, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्ट कहां पे? अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब मूव कर रहे हो आप अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो इसी को इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट को क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जिसको एक और नाम से बोला जाता है, एग्जाम में आता है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट नाम से, विच इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को किस नाम से बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसी को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से। सो स्टूडेंट ये हो गया सबसे पहला आपका डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल डिमांड का, ठीक है, जो कि क्या है? आपस अपने आप में प्राइस। प्राइस अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स इसलिए भी है क्योंकि आपको जो सबसे बड़ा फैक्टर देखना होता है डिमांड का, वो प्राइस ही देखना होता है। क्योंकि आप अगर ऑफकोर्स आप ग्रेड में जाओगे तो आप अलग अलग फैक्टर्स के अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस देखोगे, लेकिन स्टूडेंट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वैसे भी होता है ना, वो प्राइस ही होता है। हम मार्केट में जाते हैं जब चीज़ों को खरीदने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो सोचते हैं किसी भी लेवल पे जाके, वो प्राइस सोचते हैं। तो प्राइस जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, आपके सामने ही है ये क्यों है। स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? स्टूडेंट्स कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब देखो करना क्या है, आज ना दोपहर में 1 या 2 बजे के आसपास मैंने वो जो पूरा कार्डिनल अप्रोच समझाया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, उसका प्रीमियर कर दिया है। 1-2 बजे इसलिए किया है क्योंकि आपका स्कूल ओवर हो चुका होगा, आप फ्री हो गए। आप में से किसी को भी अगर उसमें कोई डाउट रह गया था तो उस प्रीमियर के अंदर देखना, मैं लाइव ही होऊंगा, साथ में जितने भी डाउट्स आपके पास आएंगे वो मैं क्लियर करता जाऊंगा। तो उस प्रीमियर को ध्यान से देख लेना। अगर अगर आप पहले से कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर यूट्यूब पे वीडियो तो रहेगी वो पूरा का पूरा कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, वो देखना। बाकी कीप दिस टिल हियर। बाकी जो आगे के और हमारे पास फैक्टर्स हैं, मतलब प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं हमारे पास, जिन्हें हम अदर फैक्टर्स कहते हैं, वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।